वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में एक एम्पलीफायर का बोर्ड है। बहुत दिनों से मैं सोचता था कि आपके लिए एक अच्छा एम्पलीफायर बनाया जाए जो कि सिंपल भी हो और हाई क्वालिटी का भी हो। तो इस बार मैं आपके लिए ये एम्पलीफायर लेके आया हूँ जो कि क्लास ए बी का एम्पलीफायर है। 8 ओम के लोड पर और प्लस माइनस 42 वोल्ट डीसी की पावर सप्लाई पर 100 वाट की आउटपुट इस पर है और होम यूज़ के लिए 100 वाट की पावर बहुत ही सफिशियंट है। और अगर आप इस एम्पलीफायर को यूज़ करेंगे तो आपको मार्केट में जो भी अवेलेबल हाई फाई एम्पलीफायर हैं बहुत अच्छे ब्रांड के, उनकी टक्कर की ऑडियो मिलेगी, उनसे कम बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो आइए अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से इस एम्पलीफायर को बनाना है, किस तरीके से बनाने के बाद इसको एडजस्ट करना है, इसका बायस वगैरह, और किस तरीके से इससे हमें अच्छी ऑडियो क्वालिटी लेनी है। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको बता दूं कि ये एक स्पॉन्सर्ड वीडियो है और इसे JLPCB ने स्पॉन्सर किया है। अभी आप देख रहे हैं मेरे एम्पलीफायर का स्कीमेटिक यानी कि सर्किट डायग्राम, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं आपको डिस्क्राइब नहीं करूँगा क्योंकि डिज़ाइनिंग की वीडियोस मैं आपको पहले ही दे रहा हूँ। उन वीडियोस को आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इस सर्किट को डिज़ाइन किया गया है। बेसिक चीज़ें हम यहाँ पर जान लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इनपुट है और ये इनपुट इम्पीडेंस के लिए लगाया गया है रेजिस्टेंस कैपेसिटर, और यहाँ पर एक 100 PF का कैपेसिटर लगा है ताकि हाई फ्रिक्वेंसी की नॉइज़ इस सर्किट में एंट्री ना कर पाए। ये रेजिस्टेंस जो है इनपुट ट्रांजिस्टर को बायसिंग करने के लिए दिया गया है और इनपुट सेक्शन इसका बना हुआ है 2 ट्रांजिस्टर की हेल्प से जो कि LTP मोड में लगे हुए हैं। LTP मोड क्या है ये आप मेरे एम्पलीफायर डिज़ाइनिंग की वीडियो से जान सकते हैं। बिकॉज ये क्लास ए एम्पलीफिकेशन मोड में काम करते हैं, कांस्टेंट करंट सोर्स चाहिए तो इस ट्रांजिस्टर की हेल्प से कांस्टेंट करंट सोर्स बनाया गया है। और इस ट्रांजिस्टर के बेस को फिक्स वोल्टेज पे रखने के लिए 2 डायोड की हेल्प से वोल्टेज ड्रॉप दिया गया है और इस रेजिस्टेंस के थ्रू तो इसको एक कांस्टेंट वोल्टेज मिलती है तो इसकी करंट अपने आप कांस्टेंट हो जाती है। बाकी एक प्रीसेट लगा हुआ है। अगर आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है एम्पलीफायर बनाने में तो आप इसकी जगह 220 ओम क्वार्टर वाट का रेजिस्टेंस डायरेक्ट यूज़ करें। अदरवाइज इस प्रीसेट को जब आपको लगाना है तो 220 ओम एडजस्ट करने के बाद ही इसमें लगाएं। 1K का मैंने लगा रखा है। और ये एम्पलीफायर बिल्कुल बिगिनर के लिए नहीं है, आपके पास कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए एम्पलीफायर बनाने का पहले का, तभी इसको आप बना पाएंगे। क्योंकि देखने में सिंपल लग रहा है लेकिन जब आप PCBs देखेंगे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और सप्लाई वोल्टेज भी 35 से 42 है जो कि ज़्यादा होती है, तो कुछ एरर वगैरह हुआ तो फायर वगैरह हो जाता है। इसलिए आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए तभी आप इस एम्पलीफायर को बनाएं। यहाँ पर VAS स्टेज BD140 ट्रांजिस्टर की हेल्प से बना हुआ है। आप कोई भी इक्विवेलेंट ट्रांजिस्टर ले सकते हैं। और यहाँ पर एक बायस नेटवर्क बना हुआ है जो कि बहुत सारे इंडियन एम्पलीफायर में नहीं होता है, और ये किस एम्पलीफायर की खासियत है कि इसमें आप बायस एडजस्टमेंट आउटपुट ट्रांजिस्टर का खुद से कर सकते हैं। और यहाँ पर एक बायस सेंसर ट्रांजिस्टर भी मैंने लगाया है जो कि आपके ड्राइवर ट्रांजिस्टर की हीट को सेंस करके उसके अकॉर्डिंगली बायस को अपने आप एडजस्ट कर देता है, जिससे कि आपका एम्पलीफायर ज़्यादा गर्म होने पर भी ख़राब नहीं होता है। और बिकॉज ये VAS स्टेज भी क्लास A में काम करता है तो इसको भी काम करने के लिए कांस्टेंट करंट की पावर सप्लाई चाहिए जो कि ट्रांजिस्टर के थ्रू बनाई जा सकती थी, लेकिन थोड़ा इशू कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे बूट स्ट्रैपिंग का यूज़ किया है। बूट स्ट्रैपिंग यानी कि आउटपुट से कुछ हिस्से को लेकर और उसको पावर सप्लाई के रूप में यूज़ करना है। देखिए, किसी सर्किट को कॉम्प्लिकेट करना इस बात पर निर्भर करता है कि उस सर्किट की रिक्वायरमेंट, बिकॉज ये 100 वाट का सर्किट है तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन अगर इसमें हम करते हैं तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। अगर बहुत ही ज़्यादा पावर का सर्किट होता जैसे कि 500 वाट तो उसमें हमको एरर करेक्शन बहुत ज़्यादा रखना होता है, और हमें एक ऐसा सर्किट चाहिए जो कॉम्प्लिकेटेड भी ना हो और आवाज़ भी अच्छी देता हो, तो उस तरीके का सर्किट ये बनाया गया है। इसके बाद हम ड्राइवर स्टेज में चलते हैं, वो भी BD139 BD140 से बना है। यहाँ पर भी आप बहुत सारे ट्रांजिस्टर यूज कर सकते हैं, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए है, सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से देख लीजिए। यहाँ पर VAS स्टेज में 100 PF का कैपेसिटर लगा है जो कि बहुत ही क्रिटिकल है। इसी वजह से इस एम्पलीफायर का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस 30 किलोहर्ट्ज तक में जाता है ऊपर से। इस पूरे एम्पलीफायर का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस 20 हर्ट्ज से लेकर 30 किलोहर्ट्ज तक का है। आप देख रहे होंगे कि आउटपुट ट्रांजिस्टर के साथ NPN के साथ एक PNP लगा हुआ है, PNP के साथ एक NPN लगा हुआ है। यानी कि अगर ड्राइवर हमारा NPN है तो आउटपुट PNP है, ड्राइवर PNP है तो आउटपुट NPN है। तो इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन को हम CFP पेयर बोलते हैं, यानी कि कम्प्लीमेंट्री फीडबैक पेयर, और इसको सिस्किल आई पेयर भी बोलते हैं। नॉर्मली आप दूसरे एम्पलीफायर में देखेंगे तो ये एक डार्लिंगटन पेयर में लगा होता है, तो ये आपका कलेक्टर जो है यहाँ पर डायरेक्टली जुड़ा होगा, और ड्राइवर ट्रांजिस्टर और आउटपुट ट्रांजिस्टर दोनों ही NPN होंगे या तो PNP होंगे।
मैं जो कॉन्फ़िगरेशन यूज़ कर रहा हूँ इस तरीके का, ये CFP कॉन्फ़िगरेशन है और इसकी ऑडियो बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा होती है और इसकी सेंसिटिविटी भी ज़्यादा होती है, गेन भी ज़्यादा होती है। इसी वजह से इस एम्पलीफायर की ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन CFP स्टेज को इम्प्लीमेंट करना मुश्किल होता है। इसके लिए PCB का लेआउट बहुत ही क्रिटिकल होता है, यानी कि PCB अगर आपने गलत सलत बनाई तो इस एम्पलीफायर में नॉइज़ या ऑसिलेशन तुरंत आ जाएगा। और यहाँ पर आउटपुट में जोबल लगा हुआ है, बाकी कुछ पेरिफेरल कंपोनेंट काफ़ी सारे लगे हुए हैं जो कि स्टेबिलिटी के लिए हैं और डीकपलिंग के लिए हैं। तो सर्किट का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन हो गया। अब चलिए हम देखते हैं कि इसकी PCB किस तरीके की है। अभी आप देख रहे हैं PCB लेआउट इसका, ये मेरा खुद का डिज़ाइन किया हुआ है। और इस तरह के एम्पलीफायर में PCB लेआउट बहुत ही क्रिटिकल होता है। ये इजी नहीं है इसका PCB बनाना। ऑटोमेटिक राउटिंग से आप नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ऑडियो की कुछ थ्योरीज होती हैं कि ग्राउंड कहाँ पे है, आउटपुट कहाँ पर है, कहाँ से पावर लेनी है और कौन सारे सेक्शंस हमें आसपास नहीं रखने हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। और ये अगर हम ऑटोमेटिक राउटिंग से करेंगे तो बहुत अच्छी PCB नहीं बन पाती है और हमारे ऑडियो में नॉइज़ आ जाती है। तो ये PCB जो है मोस्टली मैनुअल राउट की गई है और सारे कंपोनेंट को प्लेस किया गया है सोच समझकर कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ रहना चाहिए। और आप देखेंगे तो आउटपुट को इनपुट से बहुत दूर रखा गया है और उसके साथ ही सारे ट्रांजिस्टर को एक लाइन में रखा गया है, जिससे कि आपको हीट सिंक लगाने में आराम रहे। और जो इनपुट के ट्रांजिस्टर हैं उनको थर्मली कपल करने का भी जुगाड़ किया गया है। तो जब हम असेंबल करेंगे तो इस PCB की और सारी स्पेशलिटीज़ आपको पता चल जाएंगी। और इस PCB की सारी गड़बड़ फाइलें मैंने बनाकर JL PCB की वेबसाइट पर और यहाँ पर मैंने अपलोड कर दिया। और आप अगर करना चाहें अपलोड तो यहाँ से इंस्टेंट कोड भी कर सकते हैं। सिर्फ आपको लेयर सेलेक्ट करना है और डायमेंशन देने हैं अपने PCBs के और क्वांटिटी देनी है और गड़बड़ फाइल ऐड करना है, आपको तुरंत ही कोटेशन मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, 1-2 लेयर का है, आपका 4-6 लेयर का है और बेसिकली बहुत ही अच्छी एक यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट है। आप यहाँ से अच्छे प्राइसेस में PCBs ऑर्डर कर सकते हैं और ये PCB इस प्रोजेक्ट की जो है वो भी मैंने यहीं से ऑर्डर की है। और इसका एक डेमो वीडियो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ऑर्डर करना है। PCB ऑर्डर होने के कुछ दिनों के बाद मेरा बोर्ड आ गया था और ये देखिए एक बॉक्स में मैंने 2 PCBs ऑर्डर की थी। तो ओपन करते हैं, देखिए बहुत ही नाइसली पैक्ड। और ये एक बड़ी PCB मैंने ऑर्डर की थी, इसका डिज़ाइन मैं आपको बाद में बताऊंगा। और ये मेरी PCBs हैं जो कि बन के आई हैं, 60 पीसेस मैंने बनवाए थे और कुछ इस तरीके का आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी फिनिशिंग है, आप देख रहे हैं और बहुत ही अच्छा कलर है इसका, प्रॉपरली टिन्ड है और सारे ट्रैक जिस तरीके से मैंने दिए थे, ट्रैक्स होल वगैरह उस तरीके से बनाया गया है। अगर आपको भी इस तरीके की PCBs चाहिए तो सारा लिंक दिया हुआ है नीचे, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगा एक ग्रुप बाई करने की, और अगर मुझे 100 PCBs से ज़्यादा का ऑर्डर मिलता है तो मैं एक ऑर्डर डाल दूंगा और उसको आने के बाद मैं आप लोग में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। फिलहाल यहाँ पर मैं 5 लोगों को गिव अवे करने वाला हूँ, यानी कि हर एक विनर को 2 PCBs मिलेगी, जिससे कि वो एक स्टीरियो एम्पलीफायर बना सके। और ऐसे 5 विनर्स मैं सेलेक्ट करूँगा। गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए वही पुरानी शर्त है मेरी, यानी कि आपको इसके कमेंट बॉक्स में इस एम्पलीफायर से रिलेटेड कुछ कमेंट करना है। और बिकॉज इसमें प्रॉपर मार्किंग दी हुई है, आइए हम डायरेक्टली इसको बनाते हैं। आप जानते हैं कि किसी भी PCB को फिलअप करने के लिए सबसे पहले हम छोटे कंपोनेंट्स लगाते हैं। और एक 22 के यहाँ पर चेक करूँगा तो ये 22 के है, सकते हैं। यहाँ पे लग गया। अभी हमारे कुछ मेन रेजिस्टेंस लगने वाले हैं जो एम्पलीफायर की पावर को आउटपुट देते हैं ट्रांजिस्टर से। तो
इसमें मेनली आपको वायर बाउंड रेजिस्टेंस लगाना है। ये बोर्ड मैंने इस टाइप के रजिस्टर के लिए डिज़ाइन किया था वर्टिकल, लेकिन वो मेरे को अवेलेबल नहीं हुआ। 0.22 का, 0.33 का कुछ ना मिले तो ये वाला भी 2 वाट्स में आता है, इसको भी आप लगा सकते हैं। सारे रेजिस्टेंसेस लग चुके हैं और यहाँ पर 2 जंपर हैं। तो रेजिस्टेंस के जो लेग्स कटे हुए थे उसकी हेल्प से हम जंपर्स को ऐड कर देते हैं। एक जंपर ये लगा दिया है मैंने इस पॉइंट से इस पॉइंट पर, और दूसरा इस पॉइंट से इस पॉइंट पर मैं लगा देता हूँ। तो इन दोनों जंपर्स को आपको भूलना नहीं है, अदरवाइज़ आपका बोर्ड काम नहीं करेगा। अब मैं लगाऊंगा इसमें इनपुट ट्रांजिस्टर। आपको पता है मार्किंग भी किया हुआ है, BC546B इसमें लगा हुआ है, 1, 2 और 3। और ये दोनों ट्रांजिस्टर बहुत पास में बने हुए हैं और यही इस बोर्ड की डिज़ाइन ट्रिक है। देखिएगा मैं क्या करने वाला हूँ। सबसे पहले तो इन दोनों ट्रांजिस्टर को आपको मैच पेयर रखना है। इसको मैचिंग में ना रखिए तभी कोई बात नहीं। तो ये फिलिप्स के ट्रांजिस्टर मुझे मिल गए हैं। आइए देखते हैं कि ये ट्रांजिस्टर मैचिंग है या नहीं। नॉर्मल डिजिटल मल्टीमीटर से भी आप इसका HFE चेक कर सकते हैं। 10-20 से ज़्यादा HFE वेरिएशन नहीं होना चाहिए दोनों ट्रांजिस्टर में। तो एक ट्रांजिस्टर मैंने लगा दिया है, देखते हैं इसका कितना HFE है। 424 आया है इसका HFE। अब दूसरा ट्रांजिस्टर देखते हैं। ये सब सेम बैच का है, सेम बैच का ट्रांजिस्टर लीजिए। दूसरा भी 424 है, बहुत बढ़िया ट्रांजिस्टर है। आप देख रहे हैं कि इन दोनों इनपुट ट्रांजिस्टर्स को मैंने लगा दिया है, पीछे से सोल्डिंग भी कर दी है। और इनका थर्मली कपल्ड होना भी बहुत ज़रूरी है। इससे भी आपका एम्पलीफायर बहुत ही स्टेबल और हीट से अनअफेक्टेड रहेगा, क्योंकि जो भी पैरामीटर चेंज होंगे दोनों ट्रांजिस्टर के एक साथ चेंज होंगे हीट के साथ। तो आइए हम इसको थर्मली कपल कर देते हैं। हीट सिंक कंपाउंड मैंने लिया है और इसके बीच में लगा दिया। ये देखिए इस तरीके से दोनों ट्रांजिस्टर एक साथ चिपक गए। और इसको आप किसी केबल टाई से बांध सकते हैं या किसी वायर से बांध सकते हैं या हीट सिंक ट्यूब से बांध सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसमें हीट सिंक ट्यूब लगा कर इसको हीट कर दूंगा ताकि ये दोनों एक दूसरे के साथ चिपक जाएं। अभी आप देख रहे हैं हमारा इनपुट पेयर जो ट्रांजिस्टर है बहुत अच्छे तरीके से थर्मली कपल्ड हो गया है। तो आइए बाकी कंपोनेंट्स लगाते हैं। अभी ये साइड के कैपेसिटर लगा लेते हैं जो कि पावर सप्लाई डिकपलिंग है। ये 100 से 470 माइक्रोफैरड तक का कितना भी आप लगा सकते हैं। और जितनी पावर सप्लाई आप दे रहे हैं इसको ±35 वोल्ट ±42 वोल्ट, उससे 1.5 गुने पावर का आप लगाइए। यहाँ पर 100 माइक्रोफैरड का लगेगा 63 वोल्ट का। इसको 100 मैंने लिखा है, 100 भी लगा सकते हैं आप, 100 के ऊपर 220 तक कोई भी लगा सकते हैं। तो मैं 220 लगाता हूँ, इससे थोड़ी सी बेस हमारी ज़्यादा आती है। तो कुछ कैपेसिटर हमारे लग चुके हैं और अब मैं आपको एक बहुत ही क्रूशियल बात बताने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ये मिलर कैपेसिटर है और ये भी मिलर की तरह ही है। ये कंपनसेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो इसको आपको अच्छी क्वालिटी का यूज़ करना है। मैंने बहुत खोजा लेकिन मुझे मिला नहीं। मुझे इस तरीके का कैपेसिटर चाहिए था 100 वोल्ट में, 100 PF में, लेकिन मुझे नहीं मिल पाया और ये मैं बिल्कुल नहीं यूज़ करना चाहता हूँ। फिर मुझे ये मल्टीलेयर टाइप का 100 PF का कैपेसिटर मिल गया। ये भी अच्छा काम करेगा, लेकिन ये वाला कैपेसिटर मत आप यूज़ करें, क्योंकि एक तो टेम्परेचर के साथ इसकी वैल्यू बहुत तेज़ चेंज होती है। तो आपका एम्पलीफायर का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस भी चेंज होता रहेगा। कोशिश करें कि इस टाइप में आपको 1 kV में और ऐसा ना मिले तो ऐसा मल्टीलेयर वाला आप यूज़ कर सकते हैं। PCB की डिज़ाइनिंग मैंने इस तरीके से की है। तरीका है कि आपका ये कैपेसिटर जो मिलर कंपनसेशन कैपेसिटर है ये ट्रांजिस्टर के बिल्कुल पास होना चाहिए, बिल्कुल कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। तो एज़ फार एज पॉसिबल मैंने इसको पास में रखा है ताकि कंपनसेशन ये काफ़ी अच्छे तरीके से कर पाए। ये वाइमा के इनपुट कैपेसिटर हैं जो कि बेस्ट कैपेसिटर माने जाते हैं इनपुट सिग्नल्स के लिए। मैंने भी काफ़ी सर्च किया लेकिन मेरी सिटी में 1 माइक्रोफैरड का ही मिल पाया। तो 1 माइक्रोफैरड थोड़ा कम हो जाएगा, इसलिए मैं इसमें 10 माइक्रोफैरड का 2 सीरीज़ में लगा दूंगा। ये कनेक्शन सीरीज़ में ही लगा हुआ है। तो हमारा लगभग 4.7 माइक्रोफैरड हो जाएगा। बाकी इसके बाद अब हम ट्रांजिस्टर्स लगाएंगे। ट्रांजिस्टर के पर्टिकुलर नंबर मैंने नहीं लिखे हैं क्योंकि बहुत सारे वेरिएशन इसके हैं और कोई भी वेरिएशन आप यूज कर सकते हैं। मैं इसमें BD 139 140 ही लगाऊंगा क्योंकि सिंगल पेयर के लिए वो काफ़ी अच्छे होते हैं। आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी सस्ता ट्रांजिस्टर है, आप अच्छी कंपनी का लीजिए। इसके अलावा आप MG 3040 और बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगा सकते हैं। अभी हमारे दोनों ट्रिमर भी लग चुके हैं, 1K का और 2K का। बायसिंग के ट्रिमर को आपको 2K पर एडजस्ट करना है फुल, और ऑफसेट के ट्रिमर को 220 ओम पर एडजस्ट करके रखना है। ये बेस कलेक्टर इमीटर हो जाएगा और फ्रंट डायरेक्शन में लगाने से हमारा करेक्ट आएगा। तो इसको फ्रंट डायरेक्शन में हम लगा देते हैं।
VAS ट्रांजिस्टर BD140 हमारा लग चुका है। बहुत सारे ड्राइवर ट्रांजिस्टर आप इसमें लगा सकते हैं, जैसे ये 4793A1837 का पेयर है, ये भी लगा सकते हैं। और MJE 15033 15032 ये भी लगा सकते हैं। लेकिन ये इसके लिए ओवर हो जाएगा क्योंकि सिंगल पेयर का ट्रांजिस्टर है आउटपुट, तो हमें इतनी ज़्यादा पावर की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी अवेलेबल है, टिप 41 42 भी आप लगा सकते हैं, MJE 340 350 भी आप लगा सकते हैं। लेकिन जो रिकमेंडेड है उससे ही काफ़ी अच्छा काम करता है। 2 BD139 लग गए और एक BD140 लग गया, क्योंकि इस पर एक हमें कॉमन हीट सिंक लगानी है और ये इसका टेम्परेचर सेंसिंग ऑटोमेटिक बायसिंग ट्रांजिस्टर है। यही रीज़न है कि इन सारे को मैंने एक लाइन में लगाया है। और सिर्फ अभी हमें पावर ट्रांजिस्टर लगाने हैं। कुछ इस तरीके से हम लगा सकते हैं, लेकिन फिर हमें हीट सिंक माउंट करने में मुश्किल होगी। अगर आप इस तरीके से लगाना चाहते हैं तो हीट सिंक आपको ऐसी लगानी होगी कि जो थोड़ी ऊपर रहे, और इन रेजिस्टेंस को भी आपको नीचे की साइड में लगाना पड़ेगा। लेकिन मैं इसको लगाऊंगा नीचे और आप देखिएगा कि मैं किस तरीके से इसको हीट सिंक पर माउंट करता हूँ। आउटपुट ट्रांजिस्टर भी हमारे लग चुके हैं बैक साइड में, और बिकॉज ये थ्रू होल PCB है तो सोल्डर अपने आप हमारा इस साइड में आ गया है। आइए अब इसमें हीट सिंक वगैरह लगा लेते हैं और इसको एडजस्ट करते हैं, इसकी टेस्टिंग करते हैं। अभी यहाँ ड्राइवर ट्रांजिस्टर पर मैंने हीट सिंक भी लगा दी है। कुछ इस तरीके की हीट सिंक पर मैं इसको माउंट करूँगा। तो इसको फोल्ड करने के लिए कोई भी मेटल की चीज़ ले सकते हैं। इसको यहाँ पर रख के और फोल्ड कर लीजिए, और इसको भी बेंड कर देता हूँ। तो ये देखिए, ये हमारे ट्रांजिस्टर बेंड हो गए। अब ये हीट सिंक पर लगने के लिए तैयार है। इससे पहले कि हम इसे हीट सिंक पर प्रॉपरली लगाएं, कुछ एडजस्टमेंट हमें करना है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको मैं बता चुका हूँ कि ये बायस एडजस्टमेंट का प्रीसेट है, और इसको नीचे से देखेंगे तो कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने से ज़्यादा होता है इसकी वैल्यू, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से इसकी वैल्यू कम होती है। तो हमें सेट को ऑन करने से पहले मैक्सिमम पे रखना है, और इसमें से क्लिक की साउंड आती है जब ये फुल हो जाता है, तो ध्यान से सुनेंगे। मल्टीमीटर में 2K दिखा रहा है, इसका भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये भी लगभग 2K दिखा रहा है। एक एडजस्टमेंट ये हो गया। दूसरा एडजस्टमेंट ये करना है, ये DC ऑफसेट के लिए एडजस्टमेंट है। आप चाहें तो इसकी जगह 220 ओम क्वार्टर वाट का रेजिस्टेंस भी यूज़ कर सकते हैं, या इस प्रीसेट को भी आपको 220 ओम पर एडजस्ट करके छोड़ देना है। तो अब हमारा एम्पलीफायर माउंटिंग के लिए रेडी है। बहुत ही थिन और इवन लेयर लगानी चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाना चाहिए इसको। कई लोग बहुत ज़्यादा हीट सिंक कंपाउंड लगा देते हैं। अब मैं एक एक एम्पलीफायर को यहाँ पे लगा देता हूँ। ध्यान रखिए, हीट सिंक की साइज़ आप देख रहे हैं, ये एनफ हीट सिंक साइज़ नहीं है, मैं सिर्फ डेमो के लिए दे रहा हूँ। इतनी बड़ी हीट सिंक एक्चुअली एक एम्पलीफायर को चाहिए। क्लैंप के थ्रू ट्रांजिस्टर को बाइंड करने का तरीका काफ़ी अच्छा है, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से लग जाता है इससे। जैसे नॉर्मली किया जाता है, स्क्रू से भी आप टाइट कर सकते हैं। अभी एम्पलीफायर हमारा हीट सिंक पे माउंट हो चुका है, लेकिन हमें ये देखना है कि हीट सिंक के साथ इसकी कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। तो मल्टीमीटर अपना कॉन्टीन्यूटी मोड पर रखकर, और एक आप हीट सिंक पर रख लीजिए कहीं भी, और जितना भी है, जैसे ग्राउंड है, ग्राउंड से कोई शॉर्टिंग नहीं है, पॉजिटिव से कोई शॉर्टिंग नहीं है, निगेटिव से कोई शॉर्टिंग नहीं है, ड्राइवर से कोई शॉर्टिंग नहीं है। इस तरीके से एक बार आप कंफर्म हो जाइए। और यहाँ पे माउंटिंग के स्क्रू लगे हुए हैं, होल करके आप स्क्रू लगा सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा मॉड्यूल हमारा स्टीरियो टेस्टिंग के लिए तैयार है। लेकिन टेस्टिंग के लिए भी इसमें बहुत सारे प्रिकॉशन रखने हैं, बिकॉज ये एक सेंसिटिव एम्पलीफायर है और डायरेक्टली आप इसको फुल पावर नहीं दे सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि 25025 से 30030 का इसमें ट्रांसफार्मर आप यूज़ कर सकते हैं 300 वाट्स का। तो अगर आपके पास 12012 का कोई छोटा ट्रांसफार्मर है तो उससे पहले इसको सप्लाई देके चेक कीजिए और एडजस्ट कर लीजिए। अगर 12012 से कोई कंपोनेंट हीट नहीं होता है, कुछ बर्न नहीं होता है, तो हम ऊपर पावर सप्लाई दे सकते हैं। ये मेरे पास 25025 की डुअल पावर सप्लाई है, मैं टेस्टिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ। पॉजिटिव और निगेटिव सप्लाई पर मैंने 100 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया है, ग्राउंड ऐसे ही छोड़ दिया है। और ये टेस्टिंग पर्पज़ के लिए एक तरह से सेफ्टी फ्यूज़ हमारा समझिए। अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो ये रेजिस्टेंस हमारा उड़ जाएगा और एम्पलीफायर बच जाएगा। अभी ये रेजिस्टेंस के थ्रू हम पावर सप्लाई इस बोर्ड को दे रहे हैं और हम वोल्टेज चेक करेंगे और कुछ एडजस्टमेंट करेंगे। अभी आपको स्पीकर नहीं लगाना है। और इसी बीच में मैंने ध्यान से देखा तो मैंने ये डायोड उल्टे लगा रखे थे, और इसी तरीके के मिस्टेक हो जाते हैं बोर्ड को बनाते टाइम में। तो आप भी ध्यान दीजिएगा, जिस तरह की मार्किंग बनी है उसी तरीके से सारे पार्ट्स को लगाना है, कहीं भी कोई चेंज नहीं करना है। तो अभी देखिए, मैंने पावर ऑन कर दिया है, यहाँ पर पावर आ चुकी है। 26 वोल्ट प्लस माइनस सप्लाई हमारी आ रही है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमारी DC ऑफसेट वोल्टेज कितनी आ रही है इस बोर्ड में। ऑफसेट वोल्टेज चेक करने के लिए एक ग्राउंड पर परमानेंटली मल्टीमीटर को लगा दीजिए, एक प्रॉड को, निगेटिव प्रॉड को, और मल्टीमीटर की पॉजिटिव पिन
हमें स्पीकर आउटपुट पे लगानी है। और आप देख रहे हैं मैंने इसको मिली वोल्ट के रेंज में किया है। तो ये डीसी ऑफसेट वोल्टेज बहुत ही कम होनी चाहिए किसी भी एम्पलीफायर में, और इसीलिए मैंने ये प्रीसेट लगाया है, जिसको मैंने आपको बोला था कि आपको लगभग 220 के आसपास इसको सेट करके रखना है पहले से। और 220 के आसपास थोड़ा बहुत ही इसे घुमाने की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा इसे नहीं घुमाना है। तो इस समय आप देख रहे हैं 23.56 मिली वोल्ट की ऑफसेट वोल्ट आ रही है। तो इतनी ऑफसेट डीसी ऑफसेट कोई ज़्यादा नहीं है, और 100-150 मिली वोल्ट तक की ऑफसेट वोल्टेज आती है, कोई ज़्यादा नहीं होती है। फिर भी अगर आप इसे एडजस्ट करना चाहते हैं और कम करना चाहते हैं, इसीलिए मैंने ये प्रीसेट लगाया हुआ है। तो इसको आपको देखिए जिस डायरेक्शन में कम हो रहा है, इधर तो बढ़ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ये कम हो रहा है। देखिए मैं और कम कर रहा हूँ, 12-11, अगर पॉसिबल है तो 0 कर दीजिए। देखिए लगभग लगभग 0 हो गया है ये। तो ये एडजस्टमेंट प्रीसेट की हमारी हो चुकी है, और इसको बहुत थोड़ा सा ही आपको एडजस्ट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो ये हमारा डीसी ऑफसेट सेट हो गया। अभी हमें देखना है कि हमारे ट्रांजिस्टर्स की, आउटपुट ट्रांजिस्टर्स की बायसिंग वोल्टेज कितनी है। इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए ये भी 0 आ रहा है, बिकॉज ये वाला प्रीसेट मैंने फुल किया हुआ था। तो अब इसको एडजस्ट करते हैं, ये फुल है एंटी क्लॉकवाइज। देखिए कुछ आने लगा हमको, ज्यों ही कोई रीडिंग ये दिखाने लगता है आप वहाँ पे रुक जाइए, क्योंकि इससे ज़्यादा बायस करंट बढ़ाएंगे तो ये रेजिस्टेंस उस लोड को ले नहीं पाएंगे और उड़ जाएंगे। तो अब हम विदाउट रेजिस्टेंस के एडजस्ट करते हैं, और बिकॉज हमारा सेफ्टी रेजिस्टेंस बर्न नहीं हुआ और कोई भी कंपोनेंट हमारा हॉट नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने डायरेक्टली अभी सप्लाई दे दी है। और अब मैं फिर से ऑफसेट वोल्टेज चेक करूँगा कि कितनी है। ऑफसेट उतना ही हमारा, और इसको हिला डुला के देख सकते हैं आप। तो जितना मिनिमम हो सके कर देते हैं। अभी मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर की बायस वोल्टेज हमें एडजस्ट करनी है, जो कि इस एम्पलीफायर का बहुत ही क्रिटिकल पार्ट है। आप अपने हिसाब से बायस करंट जो है 50 मिली एम्पियर से लेके जितना भी रख सकते हैं ऊपर, 150-200 मिली एम्पियर तक रख सकते हैं। जितना ज़्यादा रखेंगे उतना ही ज़्यादा ट्रांजिस्टर हीट होगा। आपको शायद पता ना चले, लेकिन बायस करंट जितनी ज़्यादा होती है वॉइस उतनी ही क्लियर आती है। बट फिर भी 20-30 मिली एम्पियर से ज़्यादा बायस रखने पर ये ट्रांजिस्टर काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। तो ये एडजस्ट करने के लिए हमें क्या करना है कि दोनों जो हमारे आउटपुट ट्रांजिस्टर हैं उनके कलेक्टर के बीच में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, हमें ये देखना है। आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि इन दोनों ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से ये हमारी आउटपुट रेजिस्टेंसेस जुड़ी हुई है। तो कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है इन रेजिस्टेंसेस के थ्रू, ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं। और V=IR के फार्मूले से I=V/R रखेंगे, तो V हम निकाल रहे हैं, R की वैल्यू हमें पता है, तो हमारे ट्रांजिस्टर की बायसिंग करंट हमें मिल जाएगी। कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रही है, इसका मतलब कि ट्रांजिस्टर हमारा अंडर बायस्ड है। अब मैं इस प्रीसेट को घुमाता हूँ, देखिए इंक्रीज हो रही है वोल्टेज, 6, 7, 8। तो मैं 50 मिली वोल्ट तक ले जाता हूँ, 50, 60, 70 जितना भी आप रखें। जितना रखेंगे आइडल करंट इतना ही रहेगा, इतना समझ लीजिए आप। यानी कि आपका एम्पलीफायर आइडल स्थिति में भी इतनी करंट मिनिमम खाएगा। तो मैं 50 रख देता हूँ। तो इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर्स के बीच में अगर आप 50 मिली वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप रखते हैं तो आपको दोनों ट्रांजिस्टर को 75 मिली एम्पियर की करंट जाती है। यानी कि दोनों आउटपुट ट्रांजिस्टर को 150 मिली एम्पियर का बायसिंग करंट आपने दिया है, जो कि बहुत अच्छा है। आप कम भी कर सकते हैं, 20-30 मिली वोल्ट भी कर दीजिए, जितना भी, जैसी भी आपको आवाज़ अच्छी लगी उस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये बोर्ड हमारा रेडी है, ठीक इसी तरीके से आपको ये बोर्ड में भी एडजस्टमेंट करना है। तो जब ये बोर्ड रेडी है, अब हम इसमें स्पीकर लगा के चेक कर सकते हैं कि किस तरीके की ऑडियो इसमें आती है। देखिए स्पीकर कोन में बहुत हल्की सी मूवमेंट हुई, ज़्यादा ऑफसेट वोल्टेज होने से इसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है, और स्टेबल हो गया। अभी यहाँ इनपुट पर टच करके देखते हैं। एम्प हमारा पूरी तरीके से रेडी है। ठीक इसी तरीके से आपको दूसरा चैनल भी रेडी कर लेना है। अब चलते हैं इसके ऑडियो टेस्ट की तरफ। अभी मैंने एम्पलीफायर को लगा दिया है। ये लास्ट टाइम में जो स्पीकर्स मैंने बताए थे वही स्पीकर हैं, तो इसी के साथ इसका हम डेमो देखेंगे कि कैसी क्वालिटी इसमें आती है। और ऑडियो मिक्सर से इनपुट दिया है, और बाकी पावर सप्लाई मेरी वही है। तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही अच्छी ऑडियो क्वालिटी है, बिल्कुल भी नॉइज़ नहीं है। अगर आप कान लगा के भी स्पीकर में सुनेंगे तब भी आपको नॉइज़ कोई सुनाई नहीं देगी। बिल्कुल ही साइलेंट एम्पलीफायर है। Just called to hear your voice. I miss you. I've been thinking about you, and I've been thinking about our love.
and how much I miss you. I miss being around you, hearing your laugh and holding your hand. I think of you every day. I hope and I wish that you're doing okay. I want to go back to the old days because I miss you and I just thought of you. अभी कोई बेस ट्रिबल नहीं है। अब मैं आपको बेस ट्रिबल इंक्रीज करके दिखाता हूं ताकि आपको पता चल सके। पहले मैं ट्रिबल इंक्रीज करूंगा, उसके बाद बेस। Miss you. The idea of you listening to this, the thought of you on the other side of the line, I can't hang up. I don't want this to end. Not again. I don't know if you miss me too, but I hope. तो फ्रेंड्स, कैसा लगा इस बोर्ड का ऑडियो? उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। मेरे हिसाब से एक बहुत ही हाई फाई ऑडियो है और ऑडियो फाइल क्वालिटी है इसकी। इस तरीके का बोर्ड आपको मार्केट में नहीं मिलेगा और ना ही इस तरीके की ऑडियो क्वालिटी आपको मिलेगी। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस बोर्ड को बनाएंगे और अपने व्यू से मुझे रूबरू कराएंगे। और ये बोर्ड मैंने जो भी बनाया है, जो भी फाइल्स हैं, ये सारे होम यूजर्स के लिए हैं। अगर आप इसका कमर्शियल यूज़ करते हैं तो मैं इसका सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करूँगा, क्योंकि ये मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है और इसका यूज़ मुझे करना है, लेकिन होम यूज़ के लिए फ्री है। इसी के साथ दोस्तों, अगले वीडियो तक के लिए ओके, टाटा एंड बाय।